नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि कुमार झा सिग्मा गुरुकुल के विजय बैच में एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी पे आधारित प्रत्येक दिन एक सेट लेके आता हूँ। किसी दिन जीके, किसी दिन मैथ और किसी दिन रीजनिंग, रोज़ रात में 10 से 11 बजे। तो आज फिर से हम जीएस की क्लास में प्रैक्टिस सेशन में आते हैं, जिसमें हम मुख्यतः 20 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लेकिन इस 20 क्वेश्चन में चर्चा हो जाती है 100 क्वेश्चन की, और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए होते। जरूरी नहीं कि ये जीएस के क्वेश्चन केवल रेलवे एनटीपीसी या एसएससी जीडी में आए। कोई भी जीएस का क्वेश्चन किसी भी आयोग या बोर्ड की कॉपीराइट नहीं होती। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में दोहराए जा सकते हैं। अगर एक बार पूछ लिया गया कोई क्वेश्चन तो ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम फिर एक नए सेशन में नए अंक में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? What was the targeted economic growth rate as per the 6th 5-year plan? आप सबको पता है कि 5-year प्लान की शुरुआत 1951 से हुई थी और प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई। वर्तमान में इनका नाम नीति आयोग है, जो कि 1 जनवरी 2015 से काम कर रही है। किसी भी पंचवर्षीय योजना के डेवलप की बात अगर करूं तो वो जीडीपी से किया जाता है कि जीडीपी में एक तो ग्रोथ रेट रखा जाता है और कितना ग्रोथ रेट प्राप्त किया गया। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है 5.8, 6.3, 5.7, 6.0। आपके सामने पर 5-year प्लान की क्या जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो आपके सामने है। जो पहली पंचवर्षीय योजना है जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट प्राप्त हुआ 3.6, दूसरे में 4.2, तीसरे में 2.8 और आपके जो क्वेश्चन है वो 6th 5-year प्लान 5.7। तो क्वेश्चन के अनुसार से आपका आंसर होगा 5.7। लेकिन इनमें से एक चीज याद रखना, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 10th 5-year प्लान, इस 10th 5-year प्लान में जो जीडीपी ग्रोथ रेट रखा गया था वो 7.9 रखा गया और अचीव किया गया 7.79। लगभग इतना जीडीपी प्राप्त करना किसी भी 5-year प्लान में एक बड़ी बात थी, एक बड़ी कुशलता की बात थी। सबसे अधिक जीडीपी ग्रोथ रेट अगर प्राप्त किया गया किसी 5-year प्लान में तो वो था 10वीं पंचवर्षीय योजना, और क्वेश्चन के अनुसार से छठी पंचवर्षीय योजना थी तो 5.7। इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि इनमें से कौन सा 5-year प्लान जो अपने पूरे कार्यकाल को समाप्त नहीं कर सकी, यानी कि कार्यकाल से पहले ही खत्म कर दिया गया, तो यही वो 5-year प्लान था। ठीक है, तो इसको याद रखना। सॉरी, जो सबसे कम कार्यकाल यानी कि 4 साल में ही खत्म कर दिया गया वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 3 ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए मिनिमम एज 35 वर्ष होता है। लेकिन जब उम्र की बात हो तो एक बार मैं राजनीतिक पदों पर बैठने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार से सभी व्यक्तियों की उम्र एक बार देख लो। जो टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 35 ईयर्स, क्वेश्चन यही था आपका कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने चर्चा किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इनके लिए और इनके लिए टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट, और इनके लिए 35 वर्ष है। टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए उम्र 25 वर्ष है तो स्वाभाविक तौर पर राज्य के मंत्रिमंडल के प्रधान, मुख्यमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष।
तो 25 ईयर्स सीएम के लिए, 25 ईयर्स पीएम के लिए। और सीएम और पीएम कौन से बहुमत से चुन के आते हैं? तो पीएम चुन के आते हैं लोकसभा के बहुमत से और सीएम चुन के आते हैं विधानसभा के बहुमत से। तो उनके लिए भी उम्र पूछे अगर कि लोकसभा के लिए कितनी एज, तो 25 साल, एमएलए के लिए कितनी एज, 25 साल, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो 30 वर्ष, विधान परिषद का कार्यकाल पूछे तो 30 वर्ष, यानी कि राज्यसभा मेंबर 30 इयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर 30 इयर्स ओल्ड। और ये जो 21 साल लिखा हुआ है तो कॉन्टेस्ट फॉर पंचायती इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट्स के अंतर्गत उनके दो पार्ट्स होते हैं, ग्राम पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका। तो नगर निगम के जो मेंबर होंगे यानी कि वार्ड काउंसलर या ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे उनके लिए एज होता है 21 साल। तो ये सारे एज याद रखना, ये सारे महत्वपूर्ण है, अलग अलग वर्षों में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। सार्वजनिक ऋण बोझिल है यदि यह उत्पादन में भविष्य की वृद्धि को डैश करता है। पब्लिक डेब्ट्स इज burdensome if it dash future growth in output। क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक ऋण, अगर ऋण लिए जाएं, लोन लिए जाएं, अगर वो टेंशन में, वो परेशानी कब क्रिएट करता है? यदि यह उत्पादन भविष्य की वृद्धि को डैश करता। अगर बढ़ाता तो बोझिल क्यों होता, अगर बढ़ाई होता तो बोझिल क्यों होता, विस्तार करता तो बोझिल क्यों होता? बोझिल तब होगा जब प्रोडक्शन कम हो जाए, भविष्य की वृद्धि कम हो जाए। तो क्वेश्चन के अनुसार से आंसर होगा रिड्यूसेज, कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? आप सबको पता है कि भारत में 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा की व्यवस्था है। आपको ये भी पता है कि विधानसभा के सत्र के संचालन का नेतृत्व विधानसभा स्पीकर करते हैं। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा में सबसे कम उम्र के कौन थे? तो इसका आंसर होगा राहुल नार्वेकर। और बाकी जो 2 और 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ये दोनों मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा, विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा। ये दोनों एमएलए नहीं हैं और एमएलए ही तो स्पीकर बनते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा राहुल नार्वेकर। निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? ध्यान में रहे, पृथ्वी को अलग अलग टेम्परेचर जोन में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु एक ऐसा जलवायु है जिसमें धान और खरीफ की फसल अच्छे तरीके से किए जाते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु जो सालों भर वर्षा होती है, ये आमतौर पर रबर के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन जो पोलर क्लाइमेट है, ध्रुवीय जलवायु, ये ठंडे प्रदेश में काउंट होता है और ठंडे प्रदेश में आप रबर का फसल नहीं उगा सकते। तो क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन 4 आंसर होगा पोलर क्लाइमेट, ध्रुवीय जलवायु। और ये ध्रुवीय जलवायु नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि 66/1/2 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो एरिया है, ये पोलर क्लाइमेट में काउंट होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2022 में भारत के महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऋतुजा लटके। देवेंद्र फडणवीस अपने आप में महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र से चुन के आए थे और ऋतुजा लटके जो हैं ये अंधेरी पूर्व से चुन के आए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? मैं इसके आंसर दूं इससे पहले भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की काउंटिंग कर लूं। पहला नंबर है यूपी, दूसरा नंबर है महाराष्ट्र, तीसरा नंबर है बिहार और चौथा नंबर है वेस्ट बंगाल। ये चारों आप याद करके रखें, क्योंकि कई बार
रैंकिंग सजा देते हैं। ऑप्शन ए 4 राज्य के क्रमांक, ऑप्शन बी 4 राज्य के क्रमांक। आपको चूज करना है कौन सा क्रमांक सही है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आपके सामने सेंसस के कुछ रिपोर्ट कार्ड भी हैं। भारत में कुल आबादी कितनी है, तो भारत का सेक्स रेशियो देख सकते हैं। भारत में 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। फिर उसके बाद आप 2001 का सेक्स रेशियो देख सकते हैं, भारत का लिंगानुपात देख सकते हैं। 933 वुमन थी 1000 मेल पर। इसके बाद 1901 से लेकर 2011 तक के आंकड़े हैं। 1901 में भारत की आबादी थी 23 करोड़ 80 लाख 23.8 करोड़, और 2011 जो कि आज से 13 साल पहले सेंसस हुआ था, नया आंकड़ा 2021 में जनगणना की नहीं गई कोरोना काल की वजह से, तो 2011 में देश की आबादी थी 121.05 करोड़ 121 करोड़ 5 लाख। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मात्र 110 सालों में हमारी आबादी कितनी बढ़ गई है। 110 साल में हमारी आबादी 23 करोड़ से 121 करोड़ पे पहुंच गई है। वर्तमान में अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, सूचकांक के माध्यम से ये पता लगा है कि भारत की आबादी 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है। फसलों को अलग अलग प्रकार में बांटे गए हैं। कुछ फसल माने जाते हैं खाद्य फसल यानी कि फूड ग्रेन्स, कुछ फसल माने जाते हैं दलहन, कुछ फसल माने जाते हैं तिलहन यानी कि दलहन मतलब पल सीड्स, तिलहन मतलब ऑयली सीड्स, कुछ फसल माने जाते हैं नॉयलन टाइप फसल यानी कि रेशेदार फसल, और कुछ फसल माने जाते हैं कॉमर्शियल सीड्स यानी कि नकदी फसल, व्यापारिक फसल। लेकिन यहाँ पूछा गया है खाद्य फसल क्या है, जिसे आप डायरेक्ट कंजम्पशन करते हैं, भोजन के तौर पर यूज़ करते हैं। अब इसमें देखें, क्या जूट का प्रयोग आप भोजन के तौर पर करते हैं? जी नहीं। कॉटन का इस्तेमाल भोजन के तौर पे करते हैं? जी नहीं। खाद्य फसल में भी केवल भोजन के तौर पर नहीं देखना है, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता हो, वसा प्राप्त होता हो, तो उस एंगल से चावल, गेहूं और मक्का यानी कि राइस, व्हीट एंड कॉर्न, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा इसमें। जैसे रबर है तो ये कॉमर्शियल सीड्स में आता है, रेशेदार सीड्स में आता है। जूट कॉमर्शियल सीड्स में आता है, रेशेदार सीड्स में आता है। कॉटन ये भी रेशेदार फसल है यानी कि नॉयलन टाइप फसल है। तो खाद्य फसल में आएगा राइस, ध्यान में रखें, और दो हैं गेहूं और मक्का। क्वेश्चन नंबर 9, द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कन्फर्म्ड इन द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डैश इन दिसंबर 1920। आप सबको पता है कि भारत में असहयोग आंदोलन के जनक महात्मा गांधी थे, लेकिन ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस का ये अधिवेशन था नागपुर में हुआ था, और नागपुर में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका भी नाम याद रखना, वी राघवाचार्य। क्या नाम था? वी राघवाचार्य। वी राघवाचार्य, RAGHPACHARYA। तो वी राघवाचार्य नागपुर सेशन के अध्यक्ष थे। अगर सेशन के अध्यक्ष पूछते आपसे तो आप राघवाचार्य करते, और अगर पूछा गया है कि कहाँ अधिवेशन हुआ था तो नागपुर में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और ये भी ध्यान में रहे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जालियांवाला बाग कांड की वजह से हुआ था। उससे रोष दुखी होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन को 2 साल के बाद 1922 में चौरा चौड़ी घटना के बाद रोक दी गई। निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए कृष्णा एला, ऑप्शन बी अनुराधा पांडे, ऑप्शन सी जतिन गोस्वामी, ऑप्शन डी अमला अक्किने। इसका आंसर होगा कृष्णा एला। The Kshatriya dance, one of the classical dances of India, depicts the teaching of which the following religion?
भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? एक बार सत्रिया नृत्य कहाँ किए जाते हैं उसको देख लें तो सत्रिया नृत्य आसाम साइड में किए जाते हैं। और ध्यान में रहे सत्रिया नृत्य भारत के क्लासिकल डांस में काउंट होता है। भारत में क्लासिकल डांस की संख्या 8 है, जिसमें से सत्रिया भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये हिंदू धर्म के लिए है। ये किसकी शिक्षाओं पे आधारित है? तो हिंदू धर्म की शिक्षा पे आधारित है। और आपकी डांस की कला भी आपके सामने है कि सत्रिया नृत्य की स्वरूप कैसा है, इसका फॉर्मेट कैसा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 12। करगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ गॉडेस शक्ति। शक्ति की उपासक के तौर पर, शक्ति की देवी के तौर पर करगा नृत्य कहाँ किए जाते हैं? ध्यान में रहे, ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, करगा और लांबे। तो करगा अपने आप में ये आ गया, तो कर्नाटक में करगा लोक नृत्य किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की जो लोक नृत्य हैं वो लोक नृत्य कम, शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा है। जैसे आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, केरला में कथकली यानी मोहिनीअट्टम और तमिलनाडु में भरतनाट्यम किए जाते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार से कर्नाटक है और कर्नाटक के 3 लोक नृत्य को याद रखेंगे, यक्षगान, करगा और तीसरा है लांबी। तो ये 3 लोक नृत्य किस राज्य में किए जाते हैं? तो ये 3 लोक नृत्य कर्नाटक में किए जाते हैं। करगा लोक नृत्य के बारे में दिखाया भी गया है। What obstructs the southwest monsoon winds which come from the Arabian Sea while following towards the intertropical convergence zone? अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने में कौन बाधा डालता है? भारत का ये जो नीचे वाला कोस्टल एरिया है, आप सबको पता है कि केरला का वो इलाका, यहाँ से शुरुआत होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न घाट माना जाता है, जो अरेबियन सी का एरिया है, और ये ईस्टर्न घाट माना जाता है। ईस्टर्न घाट का जो हिस्सा है इसमें वेस्ट बंगाल, इसमें ओडिशा, इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले राज्य आते हैं, और इस तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला आता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत हमसे पूछा गया घाट कौन सा, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। बाकी ऑप्शन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है नहीं, इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। ये बचपन से पढ़ते आए होंगे, 8वीं क्लास में भी है। जब आप 8th क्लास में गए होंगे तो एनसीईआरटी में सिविक्स में एक चैप्टर है जिसमें भारत के संविधान में लिखा गया है, उसकी विशेषता क्या है। तो भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जा गया है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सातवाहन डायनेस्टी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, काफी चर्चा में है। सातवाहन डायनेस्टी के संस्थापक थे तिमुक। फाउंडर कौन थे? तिमुक। और इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे जो काफी चर्चा में थे उनका नाम है सतकर्णी, जो गौतमी पुत्र थे। तो अगर फेमस रूलर पूछता तो सतकर्णी, फाउंडर पूछे तो सिमुक, लेकिन यहाँ पूछा गया है सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना। तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं लगभग 100 BC, लेकिन यहाँ BC के तौर पर दिया नहीं। ऑप्शन है 2400 वर्ष पहले, 2100 वर्ष पहले, 1700 वर्ष पहले, 2800 वर्ष पहले। तो ऑप्शन क्या होगा? 100 BC है और अभी 21वीं सदी चल रही है, 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 2000 + 100 BC = 2100, आंसर होगा 2100 वर्ष। अगर BC के तौर पे पूछता तो 100 BC करते, और वर्ष बिफोर पूछा है तो आंसर होगा 2100। भारत के
35वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? नेशनल गेम्स भारत का किस वर्ष आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 2014। टेकहोम मीराबाई चानू एक इंडियन बॉक्सर, ऑप्शन बी भारतीय भारोत्तोलक, ऑप्शन सी भारतीय पहलवान, ऑप्शन डी भारतीय साइकिल चालक। क्या वो साइकिलिस्ट थे? क्या वो रेसलर थे? रेसलर ध्यान में रखिए जीवित हैं। रेसलर हैं? क्या वो वेट लिफ्टर हैं या बॉक्सर हैं? ये चर्चा में तब आई जब 2021 में 2020 का ओलंपिक गेम 21 में हुआ, चूंकि कोरोना काल में ओलंपिक गेम नहीं हो पाए थे और वो जगह था टोक्यो। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाने वाली पहली खिलाड़ी थी। 2020-21 के ओलंपिक में पहला नाम इन्हीं का आया था। तो भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। तो दोनों चीज याद रखना, टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडल और खिलाड़ी कौन सी? भारोत्तोलक। आपके सामने मीराबाई चानू का चित्र है, उनको देख लें। ये गेम्स में कौन से गेम में वो भाग लेती है, कौन से खिताब में भाग लेती है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है आपके सामने। मैं इन सभी के रासायनिक सूत्र ही बता देता हूं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर क्या था? संगमरमर का रासायनिक सूत्र आंसर क्या होगा? CaCO3। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री, ये बायोलॉजी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। नाभिक न्यूक्लियस हो नहीं सकते, क्रोमोटीन हो नहीं सकते, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होगा। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या मिलता है? कौन सी द्रव सामग्री है? साइटोप्लाज्म है। डैश का इरादा संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना है। मोदी सरकार के द्वारा ये स्कीम शुरू किया गया। डैश intends to provide skill development and placement oriented training across the entire textile value chain excluding spinning and weaving in the organized sector। आपके सामने ऑप्शन है भारत से माल निर्यात योजना, ऑप्शन बी है सेवा योजना, ऑप्शन सी है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ऑप्शन डी है समर्थ योजना। इसका आंसर होगा समर्थ योजना। ये मोदी मंत्रिमंडल के द्वारा शुरू किया गया। ये संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला, ये दो चीज़ें को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों का वो स्किल डेवलप करता है। आपसे स्कीम पूछा गया था तो प्रशिक्षण प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया गया समर्थ योजना के द्वारा। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन की चर्चा किया, लेकिन इसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन की आज फिर से मैंने उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन थे उनकी चर्चा कर दिया। आप इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक हमारी ये विजय योजना की एक तरीके से ये भी हम लोगों के इंस्टीट्यूट का, ये हम लोगों के प्लेटफॉर्म का एक स्कीम ही है कि अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो, उनको भी प्रशिक्षण मिले। तो अधिक से अधिक बच्चों के बीच इसे शेयर करें। कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो कमेंट करें, बिंदास तरीके से करें। मैं भी मानव हूँ, रोबोट नहीं, गलतियाँ हमसे भी हो सकती है। तो आप कम से कम एक बार उस क्वेश्चन के बारे में जहाँ आपको प्रॉब्लम आए वो हमसे पूछें। हो सकता है अगली क्लास में मैं उसे मॉडिफाई करके उसे संशोधन करके बता दूँ। तो ध्यान में रहे कि एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए संकोच मत करना। सभी क्वेश्चन के बारे में चिंतन करना और हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
सिग्मा गुरुकुल के ये सारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन सभी मोड में मैं उपलब्ध हूँ। इन सभी मोड में जो भी क्लासेज हुए हैं, इन सभी के पीडीएफ उपलब्ध हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ये आपके लिए उपलब्ध है हर हमेशा 24/7। लेकिन आप सभी बच्चे अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। अधिक से अधिक बच्चों के बीच आप अगर उनके विकास के लिए काम करेंगे तो आपका भी विकास होगा। तो ध्यान में रहे, क्लासेज को कंटिन्यू लें और अधिक से अधिक बच्चों को इसमें जोड़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।